हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2567 नया राजा 1 द न्यू किंग 1। झांग यी ने उन्हें हिचकिचाने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया और सीधे बोलना जारी रखा। चौथा और अंतिम बिंदु, उन्होंने एक पूर्ण बंद लूप, क्लोज्ड लूप की सीमा रेखा का खुलासा किया, जो टुकड़ों में जुड़े हुए गहरे नीले सांप के कंकाल की तरह लग रहा था, जो प्रोजेक्शन पर धीरे धीरे बंद हो रहा था। भविष्य में हम एक लंबी दीवार बनाएंगे, सभी विदेशी नस्लों को इस लंबी दीवार के बाहर रखेंगे। ये न तो कोई प्राचीन शहर की दीवार है और न ही ठंड को रोकने के लिए मिट्टी के तटबंध का घेरा। ये डिटेक्शन टावरों, अग्नि नेटवर्क और अत्यधिक गतिशील अमानवीय इनह्यूमन सैनिकों के गश्ती मार्गों से बनी एक रक्षात्मक पट्टी है। इसे दो काम करने हैं। पहला, भौतिक अलगाव, फिजिकल आइसोलेशन, उच्च स्तरीय विदेशी नस्लों की दैनिक घुसपैठ को रोकना और उन्हें हमारे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने से रोकना। दूसरा, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी, मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग। कोई भी उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया जो करीब आएगी वो तुरंत लाल हो जाएगी, जिससे हम पहली बार में ये निर्धारित कर सकेंगे कि वो कोई अकेला व्यक्ति है या एक बड़ी सेना। झांग यी ने गंभीरता से कहा, एक बार स्थानांतरण पूरा हो जाने और आंतरिक स्थिति स्थिर हो जाने के बाद हम एक नई इकाई बनाएंगे, डेमन हंटर यूनिट, डीमन हंटर यूनिट। ये नियमित सेना के बाहर एक अत्यधिक गतिशील सिर काटने वाली स्ट्राइक फोर्स, डिकैपिटेशन स्ट्राइक फोर्स है। एक विशेष इकाई जो सीमा गश्त और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले घुसपैठियों का गला घोंटने में माहिर है। ये नुकीले मास्टिफ कुत्तों के झुंड की तरह है जो हमारी लंबी दीवारों के साथ किसी भी खतरे को बुहार देगा। जब आप अपने दुश्मन को काटें तो एक बात याद रखें, कभी भी हुआक्सू साम्राज्य के क्षेत्र के पास न आए और कभी भी हुआक्सू साम्राज्य की किसी भी संपत्ति का लालच न करें, अन्यथा यदि आप करीब आए तो मर जाएंगे। हर कोई झांग यी के इरादे को समझ गया, ग्रेट वॉल का एक आधुनिक संस्करण बनाना। हालांकि इस लंबी दीवार को बनाना अनिवार्य रूप से बहुत कठिन होगा, कम से कम अल्पावधि में यह असंभव है। हालांकि यदि झांग यी द्वारा बताए गए स्थानिक टेलीपोर्टेशन नेटवर्क, स्पेस टेलीपोर्टेशन नेटवर्क को पूरा कर लिया जाता है तो ये 6 क्षेत्रों के सुपरह्यूमन्स को जल्दी से एक दूसरे का समर्थन करने की अनुमति देगा। उस समय पूरी सीमा पर लड़ने के लिए सुपर ह्यूमन बलों को इकट्ठा करना वास्तव में संभव है। ये लगभग निश्चित है कि एक बार जब वे उन प्राचीन सभ्यताओं के पड़ोसी बन जाएंगे तो घर्षण अपरिहार्य होगा। बैठक कक्ष में झू झेंग सबसे पहले सिर हिलाने वाले व्यक्ति थे। वे मुस्कुरा रहे थे जैसे कि उन्हें आखिरकार समर्थन का एक स्तंभ मिल गया हो। मुझे ये पसंद है। जियांगन में मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वो है घुसपैठियों के वे जिद्दी छोटे समूह। वे कोई बड़ी सेना नहीं है, लेकिन वे हमें हर दिन परेशान करने आते हैं, जिससे हमारे शहर अशांत हो जाते हैं। ये उनकी सच्ची भावनाएं थी, क्योंकि गांव चांगकोंग के दलबदल के बाद के वर्षों में वे एक भी रात चैन से नहीं सो पाए थे। जब हुआक्सू साम्राज्य के 6 प्रमुख क्षेत्र एक साथ इकट्ठे होंगे, जिसमें जियांगन क्षेत्र केंद्र में स्थित होगा और झांग यी का तियानहाई शहर समुद्र पर नजर रखेगा, तो भूमि स्तर पर किसी भी विदेशी नस्ल के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं होगा। वे अंततः राहत की सांस ले सकते हैं। जुआनवो ने गहरी आवाज में कहा, हम पूर्वी सागर के लोग रक्षा पंक्ति की रखवाली करने में सबसे अच्छे हैं। तटीय रक्षा हम पर छोड़ दो। चेन जुआनबा ने अपनी ठुड्डी उठाई। हमारी नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी वैसे भी यही काम करती है, इसलिए हम सहयोग करने के लिए अपने विशिष्ट सैनिकों को लगा सकते हैं। झांग यी के सुझावों पर चर्चा करने के बाद समूह ने कुछ जोड़ घटाव किए, लेकिन कुल मिलाकर
कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ। हालांकि अभी सबसे महत्वपूर्ण बात प्रमुख औद्योगिक उपकरणों, सामग्रियों और लोगों को यथासंभव तेजी से स्थानांतरित करना है। प्रत्येक क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं की बैठकें समाप्त होने के बाद उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश को लागू करने का निर्देश दिया। सौभाग्य से सर्वनाश के बाद प्रवास, माइग्रेशन एक सामान्य बात बन गई है। हालांकि लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति गहरा लगाव है, लेकिन जीवित रहना स्पष्ट रूप से पहली प्राथमिकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर प्रवास को किसी भी आंतरिक प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और इसके बाद ये सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। जहां तक विस्थापित लोगों को रखने का सवाल है, भीतरी इलाकों में बहुत सारे परित्यक्त शहर, अबैंडन्ड सिटीज हैं जिनमें बुनियादी ढांचा पूरा है। आज की औद्योगिक क्षमताओं के साथ मरम्मत के लिए रोबोट सैनिकों को भेजना परित्यक्त शहर को बहुत जल्दी फिर से शुरू करने की अनुमति देगा, जो कोई समस्या नहीं है। बैठक अभी समाप्त हुई थी और झांग यी अस्थायी कमांड रूम में खड़े थे। अपने हाथ में भौगोलिक प्रोजेक्शन मानचित्र को घूर रहे थे। उनका चेहरा भावहीन था। इस समय हर कोई जानता है कि हुआक्सू साम्राज्य का भविष्य अब एक अकेली योजना नहीं है, बल्कि 6 प्रमुख क्षेत्रों का सहयोगात्मक प्रयास और पुनर्निर्माण है। शेंगजिंग क्षेत्र के सम्मेलन केंद्र में मेंग युआनजुन, गुआन लोंगेवे और शांग दाओविन एक पुराने लकड़ी के मेज के चारों ओर बैठे थे। तेज रोशनी के नीचे उन सभी के चेहरे कुछ गंभीर लग रहे थे। मेंग युआनजुन ने सन्नाटे को तोड़ते हुए धीमी आवाज में बात की। झांग यी की व्यवस्था स्पष्ट रूप से हुआक्सू साम्राज्य में एक नई संरचना, गेजू, बनाने के लिए है। 6 प्रमुख क्षेत्र तियानहाई शहर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे, जो तब शाही राजधानी जैसी इकाई बन जाएगा। उन्होंने उन दोनों की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। वो अब हुआक्सू साम्राज्य का सम्राट बन गया है। झांग यी बैठकों के दौरान दूसरों के प्रति तेजी से अनादर दिखा रहे हैं। नहीं, ये इतना अनादर नहीं है, बल्कि ये है कि वे बस दूसरे लोगों की राय की परवाह नहीं करते। 6 क्षेत्रों के उच्चाधिकारियों ने उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके दिलों में आपत्ति कैसे नहीं हो सकती थी। शांग दाओविन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उनकी भौहों के बीच लाचारी की एक झलक दिखाई दी। परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम केवल वही कर सकते हैं जो झांग यी कहते हैं, क्योंकि हम अब उन पर निर्भर हैं। मेंग युआनजुन ने आह भरी। क्या हुआक्सू साम्राज्य का केंद्र कभी हमारा शेंगजिंग क्षेत्र नहीं था? उनके शब्दों में भावना का स्पर्श था, मानो वे अतीत को याद कर रहे हों। गुआन लोंगुए ने धीरे से आह भरी और धीमी आवाज में जोड़ा, वास्तव में जिस स्थिति पर हम कभी हावी थे, वो अब ऐसी बन गई है जहां वो एकमात्र शासक है। लेकिन ये हमारी वर्तमान स्थिति है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि केस और तियानहाई शहर की ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक विकसित हो गई है और हम वास्तव में उन पर निर्भर हैं। उनकी नजर मेंग युआनजुन और शांग दाओविन के बीच ठहर गई, जिसमें कुछ चिंता थी। मेंग युआनजुन ने भौहें सिकोड़ी, जैसे कि वे किसी बात के बारे में सोच रहे हों। तो हम शेंगजिंग क्षेत्र की कमियों की भरपाई कैसे कर सकते हैं? क्या हम ड्रैगन कबीले के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं और अधिक एप्सिलॉन स्तरीय अमानवीय, एप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन्स विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं? वे कुछ हद तक चिंतित थे। आखिरकार ड्रैगन नस्ल की शक्ति हमेशा मजबूत रही थी और ये उनके शेंगजिंग क्षेत्र के उत्थान का अवसर हो सकता था। हालांकि गुआन लोंगुए के उत्तर ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ड्रैगन कबीला हमारे लिए हमेशा से एक दूर का अस्तित्व रहा है। उनके दिमाग में झांग यी अब हुआक्सू साम्राज्य के प्रतिनिधि है। हमारी तुलना में वे उनके मूल्य को अधिक महत्व देते हैं। उनका स्वर शांत था, फिर भी उसमें लाचारी की झलक थी। वो समझती थी कि ड्रैगन उनके अनुरोधों के कारण अपना रुख नहीं बदलेंगे। हुआक्सू साम्राज्य और ड्रैगन कबीले के बीच सहयोग का रिश्ता है। वे सम्मान के उस छोटे से हिस्से को महत्व देते हैं,
लेकिन उनकी प्राथमिक प्रेरणा लाभ प्रॉफिट है। एक प्रवक्ता के रूप में झांग यी होतू और अन्य लोगों से कहीं बेहतर है। शांग दाओविन धीरे से हंसे बिना नहीं रह सके। वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित नहीं लग रहे थे। हां, ड्रैगन का रवैया बहुत पहले से स्पष्ट है। अब हम जिस पर भरोसा कर सकते हैं वो केस है। मेंग युआनजून एक पल के लिए चुप रहे, कुछ हद तक निराश महसूस कर रहे थे, लेकिन खंडन करने में असमर्थ थे। वे समझ गए थे कि झांग यी की दबंग उपस्थिति के सामने शेंगजिंग क्षेत्र का भाग्य अब उनके हाथों में था। वे निजी तौर पर केवल इस तरह की शिकायत करने की हिम्मत करते थे, लेकिन जब वे वास्तव में झांग यी से मिलते थे तब भी उन्हें मुस्कान के साथ उनका स्वागत करना पड़ता था, क्योंकि गहराई में वे जानते हैं, चाहे वे इसे स्वीकार करने के लिए कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, कि वही है जो झांग यी के बिना नहीं रह सकते, झांग यी उनके बिना नहीं। झांग यी का रवैया हमेशा यही था, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। जो कोई भी मुझसे असहमत है वो जा सकता है, लेकिन आप तियानहाई शहर की सुरक्षा भी खो देंगे। चैप्टर 2568 नया राजा 2 दी न्यू किंग 2। बैठक के बाद झांग यी ने यांग शिनशिन, अंकल यू और अन्य लोगों के साथ चर्चा शुरू की। सभी विला के लिविंग रूम में एकत्र हुए, जहां गर्म रोशनी सभी के चेहरों पर चमक रही थी और कमरे का तापमान और नमी बिल्कुल सही थी। उनके साथ बैठक समाप्त हो गई है। 6 प्रमुख जिलों को एक संकीर्ण घेरे में समेटने के बाद वे तियानहाई शहर की रक्षा करेंगे। भविष्य में संकट आने पर भी वे हमारे लिए बफर जोन बन जाएंगे। अब समय आ गया है कि हम इस बारे में बात करें कि हमें भविष्य में खुद को कैसे संचालित करना चाहिए। झांग यी ने कंधे उचकाए। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से कभी भी अपनी बैठकों की सामग्री नहीं छिपाई। उन्हें विचारों को इकट्ठा करने और सभी की राय सुनने की भी आवश्यकता थी। कभी कभी वे बस यूं ही गपशप करते थे। आखिरकार जीवन हमेशा उबाऊ होता है, हमें अपने विचार बताओ। अंकल यू एक तरफ बैठे थे। उनका भाव अभी भी शांत और संयमित था, जो लोगों को अटूट संकल्प का एहसास करा रहा था। झांग यी, 6 प्रमुख क्षेत्रों की तुम्हारी व्यवस्था बुद्धिमानी भरी है। 6 प्रमुख क्षेत्र प्रभावी रूप से बाहरी दबाव को एक बफर जोन के रूप में अलग कर सकते हैं। उनके शब्द संक्षिप्त थे, लेकिन हर शब्द का वजन था। फैटीक शू ने कुछ बुदबुदाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता की झलक थी। लेकिन प्रभु, अगर किसी दिन युद्ध छिड़ गया तो क्या हम ज्वालामुखी पर नहीं बैठे होंगे? वो वास्तव में अप्रिय होगा। बोलते बोलते उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा। वे स्पष्ट रूप से थोड़े घबराए हुए थे। हम विदेशी नस्लों से घिरे हुए हैं। क्या हमें भाग जाना चाहिए? मुझे लगता है कि वुलुआन साम्राज्य, उलियन एम्पायर का मुख्यालय काफी अच्छा है। ली यांग्यांग धीरे से मुस्कुराई और शू पांगजी की पीठ थपथपाई। चिंता मत करो, चुन ले। बॉस का फैसला हमेशा सटीक रहा है। एक कोर शहर के रूप में तियानहाई शहर की अपने 6 जिलों में सुरक्षा पर्याप्त मजबूत है और तुम्हें बॉस की क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। वो तियानहाई शहर को संकट में नहीं पड़ने देंगे। उनका स्वर कोमल था, फिर भी उसमें अटूट दृढ़ता थी। उनकी आंखें झांग यी के प्रति उनके विश्वास को प्रकट कर रही थी। बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, उन्हें हमेशा विश्वास था कि वो सब कुछ सुलझा सकते हैं। लू केरन ने अपनी पलकें झपकाई और एक खुशमिजाज लड़की की तरह उत्साह से कहा, ये एक बड़ी बात है। 6 क्षेत्रों के एकीकरण के बाद हम निश्चित रूप से अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करने में सक्षम होंगे और सभी क्षेत्रों में दुनिया में सबसे आगे रहने का प्रयास करेंगे। उनकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि उन्होंने तकनीकी सफलताओं का लाभ उठाने की योजना बनाना शुरू कर दिया है। देंग शेंटोंग ने तब सुरुचिपूर्ण ढंग से अपना चाय का प्याला उठाया, मुस्कुराए और धीरे से बोले, वास्तव में झांग यी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दीर्घकालिक योजना पर आधारित था।
अल्पकालिक कठिनाइयां भी अंतिम विजय को प्रभावित नहीं करेंगी। उनकी आंखों में एक अभिजात संयम और शालीनता थी, मानो वे एक भव्य भविष्य देख रहे हों। झू केर झांग यी के बगल में बैठी थी, उन्हें कोमल और स्नेही आंखों से देख रही थी। एक ऐसी नजर जो उनके पुरुष के लिए विश्वास और गर्व से भरी थी। झांग यी थोड़ा मुस्कुराए, उनकी नजर सभी पर घूमी और उन्होंने धीरे से कहा, जैसा कि आप सभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमें आगे और भी जटिल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हुआक्सू साम्राज्य सभी नस्लों के बीच मजबूती से खड़ा रहे, चाहे आगे की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके शब्द एक शक्तिशाली बल की तरह थे, जिसने सभी को आत्मविश्वास दिया। हालांकि वर्तमान में हुआक्सू साम्राज्य की समग्र शक्ति केवल एक साधारण प्राचीन सभ्यता के बराबर है, लेकिन यह शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ है। झांग यी ने गहरी भौहें सिकोड़ी, कॉफी टेबल पर अपनी उंगलियों को हल्के से थपथपाया। उनके दिल में उमड़ रहा दबाव एक पल के लिए भी कम नहीं हो पा रहा था। 6 पीढ़ियों की दुनिया को देखें तो हुआक्सू साम्राज्य का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा है। अन्य राष्ट्र या तो पूरी तरह से मिटा दिए गए या उन्होंने अन्य नस्लों के साथ सहअस्तित्व को चुना। उदाहरण के लिए भरत और गोरेनविया दोनों ने अन्य नस्लों के साथ सहयोग किया, जिसने सीधे शब्दों में कहें तो उनके लिए अपनी संप्रभुता बनाए रखना मुश्किल बना दिया। हुआक्सू साम्राज्य उनसे कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन झांग यी हमेशा से एक असुरक्षित व्यक्ति रहे हैं और उन्हें यह अस्थिर वातावरण पसंद नहीं है। विशेष रूप से ब्लैक ड्रैगन और व्हाइट ड्रैगन प्रिंस ने उन्हें चेतावनी दी थी कि क्योंकि उन्होंने लिंग का मानवीय रूप दिखाया था और ड्रैगन कबीले का एक कट्टर दुश्मन था, इसलिए हुआक्सू साम्राज्य में जल्दी या देर से एक नया युद्ध छिड़ जाएगा। हमें कम से कम समय में अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। कम से कम हमें अपनी रक्षात्मक क्षमताओं को अधिकतम करना चाहिए। हम दूसरों पर हमला करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब शक्तिशाली दुश्मनों से घिरे हो तो हमारे पास अपनी रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना? झांग यी ने अपने हाथ जोड़ लिए, अपनी ठुड्डी उन पर टिका दी और धीरे से आह भरी। तियानहाई शहर अब हुआक्सू साम्राज्य का केंद्र है, जिसके चारों ओर 6 प्रमुख जिले रक्षा पंक्ति बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, वो तेजी से असहज महसूस कर रहे हैं। बाहरी स्थिति जटिल और अस्थिर है, खासकर जब से उन प्राचीन सभ्यताओं की शक्तिशाली ताकतों ने पृथ्वी की ऊर्जा और खनिज संसाधनों पर मजबूती से नियंत्रण कर लिया है। झांग यी की आह सुनकर सभी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिलहाल कोई अच्छा सुझाव सामने नहीं आया। यदि ये फैंग वुल्फ कबीला या नष्ट हो चुका झू रोंग कबीला होता, जिसने झांग यी के शब्द सुने होते, तो वे संभवतः इतने क्रोधित होते कि उछल पड़ते और कोसने लगते। झांग यी, क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम पहले से ही कितने शक्तिशाली हो? तुमने एक ही दिन में झुरोंग कबीले का सफाया कर दिया। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल रेसेस के बाद कई तीसरे दर्जे की प्राचीन सभ्यताएं हुआक्सू साम्राज्य से बेहद डरी हुई है, और अब तुम मुड़कर सोचते हो कि वे हमारे लिए खतरा है। झांग यी की मानसिकता बहुत अजीब है। वो अन्य प्राचीन सभ्यताओं को कुत्तों के समान मानते हैं। उन्हें लगा कि अगर कुत्ते के काटने के बाद मैं उसे मार भी दूं, तो भी ये मेरे लिए एक बड़ा नुकसान होगा। ये व्यक्ति एक चरम पूर्णतावादी परफेक्शनिस्ट है, खासकर जब सुरक्षा की बात आती है। हालांकि हमारे लिए अभी अल्पकाल में ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि हासिल करना मुश्किल है। बैली चांकिंग ने ईमानदारी और सरल दिमाग से अपना सिर खुजलाया। जब तक हम 1 या 2 और शक्तिशाली प्राचीन सभ्यताओं को नष्ट नहीं कर देते और उनके सभी संसाधनों को लूट नहीं लेते, लेकिन ये स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं है। आखिरकार हमने अभी सभी नस्लों के साथ बातचीत पूरी की है और एक और संघर्ष शुरू करना अच्छा नहीं होगा। झांग यी ने सिर हिलाया। वास्तव में हमने 5 वर्षों में एक लंबी अवधि तय की है, जो कई प्राचीन सभ्यताओं के लंबे इतिहास के समान है।
ये संभावना नहीं है कि अल्पकाल में सुपर ह्यूमंस की संख्या में विस्फोटक सुधार होगा। उसे एक तरफ रखते हुए क्या हमारी समग्र ताकत में सुधार करने के अन्य तरीके हैं? इस बिंदु पर झांग यी की आंखों में अचानक एक शानदार रोशनी चमकी, मानो उनकी रेन और डू नसें, रेन एंड ड्यू मेरिडियंस, खुल गई हों। झांग यी को अचानक एहसास हुआ कि अपनी सभ्यता की ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए उन्हें वास्तव में केवल शक्ति की नहीं, बल्कि तकनीक और संसाधनों की आवश्यकता है। केवल इसी तरह से हम इन प्राचीन सभ्यताओं के नियंत्रण से मुक्त हो सकते हैं और अपने भविष्य पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं। ये सोचकर झांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वैकल्पिक आयाम से लिंग के मानवीय रूप को वापस बुलाया और उससे पूछा, लिंग, क्या यह जनजाति ने कोई अन्य विरासत पीछे छोड़ी है, जैसे उन्नत तकनीक या ऐसा ही कुछ? लिंग शांति से एक तरफ खड़ी थी। उसकी चांदी जैसी सफेद पवित्र आभा उसे एक अप्राप्य देवी जैसा बना रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और झांग यी की आंखों में अपेक्षा को देखा, लेकिन उसकी आवाज ठंडी हवा की तरह थी, शांत फिर भी शक्तिशाली। इससे पहले कि ये नस्ल ने एथर में आरोहण करने का निर्णय लिया, उन्होंने पहले ही सब कुछ नष्ट कर दिया था, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। वो रुकी, उसकी नजर गहरी हो गई। एथर में आरोहण का मतलब है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपनी तकनीक भी। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।